गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं और नया चैप्टर एक नई विचारधारा के साथ चालू हो रहा है। अभी तक मैंने आपको एक बार फिर से मैं आपको पुरानी बातों को याद करते हुए, पुरानी बातों को दोहराते हुए मैं आज फिर से चालू करता हूँ। जो पॉलिटिकल थॉट है अपना, इसकी तीन धारा रही। पहली जो धारा थी वो ग्रीक पॉलिटिकल थॉट था। ग्रीक पॉलिटिकल थॉट था। यहाँ पर ग्रीक पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत यहाँ पर बुद्धि विवेक की बात की गई, बुद्धि और विवेक की बात की गई। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी रही वो यहाँ पर आदर्शवाद में रहा। राजनीति के साथ कभी नैतिकता मिली, कभी फिलॉसफी मिली। इस तरह से राजनीतिक एक मिक्सर जैसा रहा कुछ यहाँ पर राजनीति और नहीं थी। दूसरा जो स्ट्रीम चली वो क्रिश्चियन मिडिल एज, क्रिश्चियन पॉलिटिकल फिलॉसफी। क्रिश्चियन पॉलिटिकल फिलॉसफी थी। इसको हम लोगों ने मॉडर्न मिडिल एज में बोला। इसको हम लोगों ने मिडिल एज में बोला। मिडिल एज मानते हैं। इसके अंतर्गत अपने ईसाई विचारक जितने भी हुए ईसाई विचार रहे, जैसे सेंट थॉमस एक्विनास, सेंट अगस्टाइन, सेंट पोलिबियस, सिसरो। इस तरह के जो विचारक रहे, ये सारे विचारक ईसाई धर्म से प्रभावित रहे। यहाँ पर धर्म सत्ता और आसक्ता का विचार रहा। इन लोगों ने यह माना मानव के दो तरह के सुख होते हैं। एक भौतिक सुख होता है, एक पारलौकिक सुख होता है। भौतिक सुख देने का काम राज्य करता है और आध्यात्मिक सुख देने का काम चर्च करता है। इसलिए राजा को चर्च के निर्देशन में रहते हुए राज्य चलाना चाहिए, राज्य का संचालन करना चाहिए। अब यहाँ तक हम कर चुके हैं। अगस्टाइन में सेंट थॉमस एक्विनास तक मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम जो नई बात करने जा रहे हैं वो नई बात यह है, आज यहाँ से मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करने जा रहे हैं। और मॉडर्न थॉट के अंतर्गत आपके मैकियावेली से आरंभ होता है। मैकियावेली से आरंभ होता है, यहाँ से मैकियावेली आरंभ होता है। अब कुछ नहीं आता है व्हाट इज मॉडर्न, मॉडर्न क्या है, मॉडर्न है क्या चीज़ है इसमें मॉडर्न। तो ये मॉडर्न के अंतर्गत मानते हैं व्हाट इज मॉडर्न। What is modern? This is a question mark. What is modern? तो मॉडर्न ये है, इसमें जो मॉडर्न की बात आती है वो ये है, यहाँ पर पॉलिटिक्स, रिलीजन डाइकोटोमी।
पॉलिटिक्स, रिलीजन और मोरलिटी यहाँ पर दोनों अलग चीज हैं, दो चीज हैं, पॉलिटिक्स अलग है, रिलीजन अलग है और मोरलिटी अलग है। यहाँ पर राजनीति विज्ञान नैतिकता से अलग हो गई। यहाँ पर राजनीति विज्ञान राजनीति शास्त्र, धर्म और नैतिकता से अलग है। यहाँ पर राजनीति धर्म और नैतिकता से अलग हो गई। ये मॉडर्न है, ये मॉडर्न है। यहाँ से मॉडर्निटी चालू होती है, यहाँ से मॉडर्निटी चालू होता है, यहाँ से मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस आरंभ होती है, यहाँ से मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट आरंभ होता है। ये मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत आज हम आपको मैकियावेली की बात करते हैं। इस मैकियावेली की बात करते हैं। मैकियावेली की बात करते हैं। मैकियावेली फ्लोरेंस का रहने वाला था, इटली का रहने वाला था। इटली में एक शहर थी फ्लोरेंस का रहने वाला था। इस मैकियावेली ने माना साधन तो हमेशा आदरणीय होते हैं, आपको चिंता करनी है तो साधनों की चिंता कीजिए। मैकियावेली के लिए साध्य पहले है, साध्य पहले है, साधन बाद है, साधन बाद में है। गांधी के लिए साधन पहले है, साध्य अपने आप आता है, साध्य अपने आप प्राप्त हो आ जाएगा। मैकियावेली राजनीति के लिए धर्म विहीन राजनीति मैकियावेली धर्म विहीन राजनीति की बात है। कौटिल्य धर्म आधारित राजनीति की बात है। धर्म आधारित राजनीति इस तरह थोड़ा थोड़ा इन सभी में अंतर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मैकियावेली की बुक्स की बात करते हैं। यहाँ पर मैकियावेली की बुक्स की बात करते हैं, बुक्स ऑफ वर्क ऑफ मैकियावेली। यहाँ पर बुक्स ऑफ मैकियावेली की बात करते हैं। तो मैकियावेली की 3-4 बुक्स जो अपने काम की हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहली जो बुक्स है द प्रिंस, इसके अंतर्गत हम मोनार्किकल सिस्टम की बात करते हैं, मोनार्की की बात करते हैं। दूसरी जो बुक आती है द
द डिस्कोर्सेस, इसके अंतर्गत हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तीसरी जो बुक है आर्ट ऑफ वार, और जो चौथी जो बुक है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। यहाँ पर हम मैकियावेली की 4 बुक्स की बात करते हैं। तो मैकियावेली की 4 बुक्स महत्वपूर्ण हैं। पहली जो बुक है वो द प्रिंस, राजा की बात करता है, वो स्टेट क्राफ्टमैन की बात करता है। इसके अंतर्गत हम राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देखते हैं। दूसरी जो बुक है द डिस्कोर्सेस के अंतर्गत हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, रिपब्लिक की बात करते हैं। तीसरी जो बुक है आर्ट ऑफ वार, युद्ध की कला के रूप में इसको मानते हैं। और जो चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, जो मैकियावेली फ्लोरेंस का रहने वाला था। इस तरह से मैकियावेली का थोड़ा ऊपर का पेयर आउट मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो मैकियावेली इटली का रहने वाला था। आज जो हम बात कर रहे हैं वह है मैकियावेली अपने युग का शिशु था। मैकियावेली अपने युग का शिशु था, पुनर्जागरण का शिशु था। मैकियावेली पुनर्जागरण का शिशु था। इसके बारे में बात करेंगे। पुनर्जागरण मैकियावेली पुनर्जागरण का मैकियावेली पुनर्जागरण का शिशु था। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। ये माना जा सकता है प्रत्येक विद्वान वैक्यूम में कोई विद्वान नहीं आता, कोई भी विद्वान वैक्यूम में नहीं आता। समाज का हर विद्वान, हर विचारक अपने तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होता है। तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होने के बाद उसके विचार आते हैं, या ये कहें उसके विचार उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, जिससे कि उसके विचारों का निर्माण होता है। उसी प्रकार मैकियावेली भी अपने युग से प्रभावित था। उस समय पुनर्जागरण का यूरोप में, इटली में पुनर्जागरण का युग चल रहा था। तो मैकियावेली के विचार भी उस समय से प्रभावित माने जा सकते हैं। साधारणतः प्रत्येक विद्वान दार्शनिक अपने युग का शिशु होता है, क्योंकि उसके चिंतन पर समकालीन परिस्थितियों, घटनाओं और प्रचलित विचारधाराओं का प्रभाव पड़ता है। वो अपने देश, काल, रंग में रंगा रहता है, परंतु फिर भी राजनीतिक विचारों के इतिहास में मैकियावेली को अपने युग का शिशु की संज्ञा दी जाती है। इसका कारण यह है मैकियावेली पर अपने समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक विचारों की छाप सबसे अधिक स्पष्ट रूप से अंकित है। वो अपने युग का एक ऐसा व्यक्ति है जिसने दार्शनिक या विचारक है जिसने समकालीन परिस्थितियों का सही और यथार्थ पर्यवेक्षण किया है, राजनीतिक और सामाजिक दशाओं को आंका, अपनी रचनाओं उसके समाधान में प्रस्तुत किए। मैकियावेली पर अपने युग का कुछ विशेष रंग चढ़ा, इसलिए उसको अपने युग का शिशु माना जाता है। मैकियावेली का युग पुनर्जागरण का युग था, जैसे कि मैं आपको पहले बतला चुका हूँ। इसी कारण पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। मैकियावेली अपने युग में जितना प्रभावित हुआ उतना बहुत ही कम लेखक अपने युग से प्रभावित होते हैं। उसे छोड़कर शायद ही कोई ऐसा दूसरा राजनीतिक विचारक है जो अपने संपूर्ण लेखन
कार्य में समकालीन परिस्थितियों का आधार पर किया गया हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि वह विभिन्न परिस्थितियों में रहता है तो उसके विचार भी भिन्न होते हैं, ये भी सच है। यदि मैकियावेली इटली में 15वीं शताब्दी में पैदा न हुआ हो तो राजनीतिक दर्शन में ये स्थान उसको आज प्राप्त है, वो नहीं प्राप्त होता। प्लेटो, अरस्तु आदि भी अपने काल के शिशु थे। उसका ध्यान भी अपने युग की समस्याओं की ओर आकर्षित था। वे भी किसी न किसी रूप में अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित थे, लेकिन मैकियावेली इन सब बातों से कहीं अधिक बड़ा हुआ था। वह न केवल अपनी समकालीन परिस्थितियों से प्रभावित हुआ, बल्कि उन परिस्थितियों के दोषों को स्पष्ट किया और समाधान भी प्रस्तुत किए। उनके विचार सिद्धांत हमें इटली की तत्कालीन परिस्थितियों की झलक देखने को मिलती है। प्रोफेसर डनिंग का ये कहना है, ये प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। ये जिन्होंने मैकियावेली पर गहरा प्रभाव डाला, पुराने दर्शन की निम्नलिखित बातें आती हैं। पुनर्जागरण का आंदोलन, शक्तिशाली जनों को राजतंत्र की स्थापना, पुनर्जागरण, नंबर 1, राजतंत्रों की स्थापना, राजतंत्रों की स्थापना, इटली का राजनीतिक विभाजन, इटली की समाज की दुर्दशा, संबंधी धारणा, मान सकते हैं। इसके अंतर्गत ये मान सकते हैं जिस समय मैकियावेली हुआ उस समय पुनर्जागरण पर चल रहा था। मैकियावेली के नगर फ्लोरेंस पुनर्जागरण आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र था। इस आंदोलन के द्वारा दी गई प्रेरणा के फलस्वरूप साहित्य, कला, दर्शन, राजनीति, विज्ञान क्षेत्र में आदर्शों का अंत हो रहा था एवं यूनान और रोम के प्राचीन आदर्शों के लोगों की आस्था बढ़ रही थी। राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद का अंत होकर के राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हो रही थी। राजनीतिक क्षेत्र में धर्म और नैतिकता, चर्च और बाइबलवाद के प्रभाव को समाप्त किया जा रहा था। पोप की मध्यकालीन निरंकुश धार्मिक सत्ता और नैतिकता से लोगों को विश्वास उठ रहा था। उसके स्थान पर बुद्धि, विवेक और तर्क से ग्रहण कर लिया था। जनता का दृष्टिकोण धार्मिक दृष्टि से उदार और वैज्ञानिक होता जा रहा था, और लोक के चिंतन के स्थान पर लोक के चिंतन प्रमुख होता जा रहा था। इस काल में व्यापार और छापखानी कला, यातायात के साधनों का विकास, नई जीवन, नई चेतना, नए दृष्टिकोण और स्वतंत्रता की नई भावना
जीवन के नए मूल्यों को जन्म दिए रहे थे। इस पुनर्जागरण आंदोलन की मुख्य विशेषता ये थी वह मध्य युग के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त होने के उद्देश्य से प्रेरित था। फ्लोरेंस वासी होने के कारण मैकियावेली परिवेश का प्रभाव पड़ा तथा उसके प्रेरित होकर के मध्ययुगीन धार्मिक और नैतिक मान्यताओं से मुक्त होकर के प्राचीन इतिहास के अपने अध्ययन के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में नवीन विचारों का प्रतिपादन किया। ये विचार भी सिर्फ नए नहीं थे, नई दिशा दिखाने वाले थे। जोन्स का कथन है उनकी कृति उनकी जो की वास्तविक स्थिति के दर्शन कराता है। व्यक्ति का महत्व, उसका सौंदर्य, बौद्धिक तर्कवाद, सांसारिक मर्यादा, गुणवाद, स्थिति का अनुसरण, राष्ट्रीय भावना का नेतृत्व, पारलोक के स्थान पर लोगों को देश की लोकता, औचित्य, इन सारे तथ्य हैं इनके समर्थन में मैकियावेली ने अपने विचार और कृति ने किया। ये सारे सिद्धांत पुनर्जागरण की देन है। उसे अपने युग का शिशु ही माना जाएगा। राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए जो सुझाव दिए उसके स्पष्ट हमें दिखाई देती है। उस समय यूरोप में जो पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था, उस समय एक पोप ने ये माना जो रोम का पोप था। वैसे हिस्ट्री का पार्ट है, मैं आपको बड़े संग बता देता हूँ। जो रोम का जो पोप था उसने माना धर्मपत्रों की बिक्री करने की बात की और उसने ये कहा, जनता से कहा, जो इन धर्मपत्रों को खरीद लेगा वो पापों से मुक्त हो जाएगा। जो इन धर्मपत्रों को खरीद लेगा वो इन पापों से मुक्त हो जाएगा। उस समय से ही इसे धर्म की दो धाराएं विकसित हुई, एक कैथोलिक की हुई, एक प्रोटेस्टेंट हुई। तो यहाँ पर जो धर्मपत्रों को विरोध करने वाले थे वो प्रोटेस्टेंट कहलाई और जो उन्होंने जो विरोध करने वाला था विशेष रूप से एक मार्टिन लूथर किंग हुआ करता था जिसने कि पोप के धर्मपत्रों की बिक्री का खड़ा विरोध कहा और उन्होंने कहा धर्मपत्रों को खरीदने से किसी का भी पाप मुक्त नहीं होगा। इसलिए आप परलोक की चिंता छोड़ करके आप इस लोक की अच्छाई, इस लोक के सुख की बात कीजिए। इस तरह मार्टिन लूथर किंग ने उस पोप का के विचारों का खंडन किया और जनता में एक विवेकशीलता, एक तर्कशीलता का संचार किया। शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना भी हो रही थी। मैकियावेली का उदय हुआ तो ये परिस्थिति आंदोलन समाप्त हो चुका था। शक्तिशाली शासकों के सामंत और प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं को दमन करके निरंकुश राजतंत्र स्थापित किए गए। पश्चिमी यूरोप में लगभग सभी राज्यों में सामंतों के हाथ में शक्ति छीनकर राजाओं के हाथों में केंद्रित हो गई। युग राज और चर दोनों के वीर पुरुषों की निरंकुशता सत्ता का युग था। नंबर 3 जो बात आती है वो ये है इटली की राजनीतिक दशा की जो बात आती है। यहाँ पर इस समय पश्चिमी यूरोप के राज्य इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन में राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। इन राज्यों के निवासी स्वयं की एकता की भावना अपना ली। शक्तिशाली राज्यों की तुलना में इटली 5 राज्यों में विभाजित हो गया। नेपल्स, मिलान, रोम, वेनिस और फ्लोरेंस, ये राज्य परस्पर संघर्ष कर रहे थे और पोप इनके संघर्ष का लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहा था। ये कभी फ्रांस, कभी स्पेन, कभी इटली के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे थे। इस प्रकार इटली में फूट युद्ध, विदेशी व्यक्तियों का शासन चल रहा था। इटली की इस राजनीतिक विभाजन और राज्यों के परस्पर संघर्ष में राज्यों को देश को बड़ा दुर्बल बना दिया। इस आसानी से पड़ोसी की महत्वाकांक्षी बढ़ गई और शिकार बनाने लगे। फ्रांस और स्पेन की आंखें भी सदैव इन राज्यों पर लग रही थी कब मौका मिले। मैकियावेली एक ऐसा देशभक्त, सच्चा देशभक्त था जो इस संबंध में फ्रांस का अनुभव था उसे। अतः यह फ्रांस की बात एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहता था, राज्यों को एकीकरण करना चाहता था ताकि एक तरफ राज्य की अराजकता, अशांति स्थिति पर काबू पाया जा सके, दूसरी तरफ विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा की जा सके। प्रिंस के अंतिम अध्याय में इटली की दुर्दशा का दुख प्रकट करते हुए मैकियावेली ने इटली के एकीकरण और मूसा की भांति विदेशी बर्बरों की दास्ता से मुक्त, किंतु उसकी इच्छा में काबू गैरिबाल्डी ने पूरी की और इटली की सभी रचनाओं में इटली की फूट, गृह युद्ध, विदेशी शासकों में हस्तक्षेप, इटली एकीकरण की इच्छा से जो इटली का राजनीतिक विभाजन हो रहा था। इटली के आसपास स्पेन, फ्रांस दोनों देश लगे हुए थे
और इटली के समाज पर दोनों की आंखें लगी हुई थी। इटली को 5 भागों में विभाजित कर रखा था। नेपल्स, मिलान, रोम, फ्लोरेंस और वेनिस, ये 5 राज्य आपस में लड़ते बढ़ते रहते थे। उनकी राजनीतिक शक्ति कमजोर हो रही थी और इटली में युद्ध, गृह युद्ध, फूट, राजनीतिक दलबंदी, इस तरह की स्थिति बनी हुई थी। इटली पूरी तरह से कमजोर हो रही थी। और मैकियावेली पहला विचारक था जिसने कि एक राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया। यहाँ पर जो इटली का विभाजन हो रहा था, इसमें नेपल्स, मिलान, वेनिस, रोम, फ्लोरेंस, इन 5 राज्यों में इटली का राजनीतिक विभाजन हो रहा था। आपस में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, फूट की स्थिति बनी हुई थी और जो पड़ोसी राज्य थे वो उनकी आंखें इस पर लगी हुई थी कि हम इन पर कब्जा करें। इस तरह से फ्रांस और स्पेन की आंखें इटली पर लगी हुई थी और राष्ट्रीयकरण का विचार इस मैकियावेली ने दिया और इसको राष्ट्रीयकरण करने का काम मैजनी, गरिबाल्डी और काबूल ने किया। नंबर जो 4 की बात आती है, इटली की समाज की दुर्दशा हो रही थी, समाज में फूट पड़ रही थी, समाज की स्थिति खराब थी। तो इसके लिए ये मानते हैं मैकियावेली के समय इटली के समाज की दशा बड़ी शोचनीय थी। इटली वासियों की परायणता, ईमानदारी, देशभक्ति का भाव था, भ्रष्टाचार, दलबंदी, स्वार्थपरता फैल रही थी और बौद्धिक प्रतिभा से परिपूर्ण व्यक्तियों की कमी नहीं थी, लेकिन नैतिक दृष्टि से उनका पतन हो चुका था। स्वयं पोप का चरित्र पवित्रता की सीमा लांघने लगा। साधारण नागरिक पैसा लेकर अनुचित काम करने को तैयार हो रही थी। इस तरह मैकियावेली के सामने मानव स्वभाव की दानवता की दुष्टता का साकार रूप सामने था। इस सामान्य दुर्दशा में उसके मानस पर गंभीर प्रभाव पड़े। प्रदेश की एकीकरण के लिए शक्ति का पुजारी बनना, उस राष्ट्रीय सेना की स्थापना करने की आवश्यकता हुई और जनतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना करके राजतंत्रात्मक इटली वासियों को निरंकुश राज्य की आवश्यकता महसूस होने लगी। यहाँ पर व्यवहारिक राजनीतिक स्थान पर राजा का एक उद्देश्य था, देश को सबल बनाना और संगठित करना था। उसने अपने महान पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजा को उचित सभी तरह के कार्य करने की आवश्यकता प्रदान की गई। जो इटली की समाज थी, इटली के लोग थे, बड़े भ्रष्ट हो रहे थे, उन्हें ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता सब कुछ छोड़ चुके थे, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर आ गया था। तो ऐसी स्थिति में मैकियावेली एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया, एक राष्ट्र राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया, एक राष्ट्रीय सेना बनाने का प्रयास किया जिससे कि राज्य शक्तिशाली बन सके और राजा को अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए, अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक सभी तरह के साधन अपनाने की सलाह मैकियावेली अपने शासक को देता है। धर्म और नैतिकता का जो धारणा की बात की जाती है, नंबर 5 की बात की जाती है, धर्म नैतिकता के संबंध में भी मैकियावेली के विचार उस तरह से है। अपने जीवन भर धोखे के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं था। इस स्थिति में बार्सिलोना चर्च के सुधार की मांग की। नैतिक बल से आध्यात्मिक पथ शिक्षाओं को लोगों ने प्रभाव माना, किंतु जब फ्रांस ने फ्लोरेंस का अधिकार कर लिया तो पोप को प्रसन्न करने के लिए बार्सिलोना को बंदी बना लिया गया, उसे जीवित जला दिया गया। राजा के नैतिक आदर्श को तिलांजलि दे दी गई। साधारण नागरिक भी नैतिकता के नियम के अनुसार आचरण नहीं कर रहे थे। मैकियावेली पर अपने युग की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा। तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार ही नरेश की सलाह दी। राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आचार और धर्म के सिद्धांतों की चिंता नहीं की जानी चाहिए। लोक कल्याण के लिए इन सिद्धांतों को अवहेलना करने के लिए भी तत्पर होना चाहिए। धर्म और नैतिकता विरोधी मैकियावेली की इस विचारधारा अपने युग की नितांत अनुरूप थी और यूरोप के राष्ट्रीय राज्य और धर्म नैतिकता को उदासीन होकर के स्वार्थ की प्रेरणा कर रहे थे। तो मैकियावेली ने जिस समय धर्म नैतिकता की जो बात कर रही थी, राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्हें धर्म और नैतिकता की परवाह किए बिना अपने राज्य को शक्तिशाली बनाना चाहिए। अंत में मानव स्वभाव संबंधी धारणा भी मैकियावेली ने जी। वैसे तो मानव स्वभाव के संबंध में मैकियावेली ये कहता है
समाज तो इटली की समाज के लोग बहुत लालची थे, बहुत दुष्ट थे।